नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। क्या किसी व्यक्ति को लॉकडाउन के समय में, कोरोना के समय में 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जा सकता है? अब मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं। क्या तबलीगी जमात के लोगों को 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जा सकता है? जो पहला सवाल था, उस सवाल का जवाब यह है कि नहीं रखा जा सकता है। लेकिन अगर जब मैं ये पूछूंगा क्या 50 दिन तक तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा सकता है, तब इसका जवाब हाँ में है। अब आपका सवाल यह हो सकता है कि तबलीगी जमात के लोगों को 50 दिन तक क्वारंटाइन में क्यों रखा गया? इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल, क्या 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखने के कोई मेडिकल कारण है या कुछ और कारण है? इन सब सवालों के मैं जवाब दूंगा और यह भी बताऊंगा कि क्यों, किस लिए और किन वजहों से तबलीगी जमात के लोगों को 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखा गया। लेकिन थोड़ी देर में, उसके पहले एक छोटी सी अपील हमारी आपसे यह है कि सत्यहिंदी.com को सच कहने की ताकत आपसे मिलती है। आपका हमारा जुड़ाव लगातार मजबूत हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर सच की पत्रकारिता जीवित रहे और झूठ और फरेब का पर्दाफाश होता रहे, तो हमारी आपसे इतनी छोटी सी इल्तिजा है, विनती है कि आप सत्यहिंदी.com को सहयोग करें, सपोर्ट करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और हमें सहयोग करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी और सच कहने की जो हमारा जो हिम्मत है वो लगातार बढ़ती जाएगी। और अब वापस लौटते हैं उस सवाल के ऊपर जो आज के संदर्भ में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यह सवाल सिर्फ तबलीगी जमात का नहीं है। सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या इस देश के अंदर कानून का शासन है या नहीं है? क्या इस देश के अंदर सरकारें संविधान के हिसाब से चलेंगी या नहीं चलेंगी? क्या इस देश के अंदर सरकार में बैठे हुए लोग अपने पूर्वाग्रह से, अपने वैचारिक आग्रह की वजह से जिस तरीके का कानून चाहेंगे उस तरीके का कानून चलेंगे? यह बात आज मैंने इसलिए उठाई क्योंकि 22 मई को 50 दिन तक क्वारंटाइन में रहने के बाद मेरठ में 296 लोगों को क्वारंटाइन से, 296 तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटाइन से बाहर किया गया। आगरा में 89 लोगों को क्वारंटाइन से बाहर किया गया और बाहर करने के फौरन बाद उनमें से गिरफ्तार कर लिया गया। एक दिन उनको जेल में रखा गया और फिर उसके बाद पर्सनल बॉन्ड पे उनको छोड़ दिया गया। जो कुल संख्या है वो करीब 600 के आसपास तबलीगी जमात के लोगों की संख्या है। जहां तक आपको मालूम है, तबलीगी जमात कई कारणों से सुर्खियों में रही है और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जब लॉकडाउन लगा इस देश के अंदर, उसके बाद मार्च के महीने में निजामुद्दीन में वहां तबलीगी जमात का मरकज था। वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। लॉकडाउन के सारे जो नियम कायदे थे उसकी धज्जियां उड़ा दी गई थी और धज्जियां उड़ाने के साथ साथ जब इन लोग 28 तारीख को वहां से बाहर निकले तो देश के कई हिस्सों में, कई हलकों में तबलीगी जमात की वजह से कोरोना का संकट फैला, संक्रमण फैला और हालत यहां तक आई थी कि भारत सरकार जब कोरोना के संक्रमण की जानकारी पत्रकारों को देती थी तो एक अलग कैटेगरी उसने बनाई। उस अलग कैटेगरी में तबलीगी जमात की वजह से किन लोगों को संक्रमण फैला उसकी जानकारी देती थी। जाहिर सी बात है इस तरीके की जानकारी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन दी गई। बट यह भी सच्ची बात है कि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना का संक्रमण इस देश के अंदर काफी तेजी के साथ फैला। लेकिन कोरोना के संक्रमण की वजह सिर्फ तबलीगी जमात नहीं थी, बल्कि बहुत सारे और कारण हैं। लेकिन मीडिया के एक बहुत बड़े सेक्शन ने तबलीगी जमात को सिंगल सोर्स मान के इसके बहाने मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का काम शुरू किया और इस हद तक टारगेट करने का काम शुरू किया कि कई जगहों से यह भी खबरें आई कि मुस्लिम लोगों के खिलाफ हिंसा का वातावरण बना, कुछ लोगों की पिटाई की गई और मेरी जानकारी के हिसाब से एक आदमी की लिंचिंग की गई क्योंकि वो भोपाल से दिल्ली आया हुआ था और उसकी इस वजह से पिटाई कर दी गई क्योंकि उसके बारे में अफवाह फैली
कि वो एक मकसद से तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ और एक मकसद से कोरोना को फैलाने के लिए आया, एक षड्यंत्र के तहत आया। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये अपील की गई, ये पिटिशन दायर की गई कि मीडिया के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाया जाए, क्योंकि मीडिया तबलीगी जमात के बहाने से सांप्रदायिकता का जो मामला है, सांप्रदायिकता का माहौल पूरे देश के अंदर फैलाने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस पूरे मसले में दखल देना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह प्रेस की स्वतंत्रता का मसला है और इस वजह से वो इस मामले में दखल नहीं दे सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई शिकायत है तो आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाइए। तो आप समझ सकते हैं कि तबलीगी जमात का मसला कितना गंभीर रूप अख्तियार कर लिया गया था। सत्यहिंदी.com ने पहले दिन से आपको कहा है कि तबलीगी जमात के लोगों ने जो हरकत की है वो हरकत गलत थी, उसकी जितनी निंदा हो सकती निंदा होनी चाहिए, उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती हो वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इन लोगों के खिलाफ, तबलीगी जमात के खिलाफ जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत कार्रवाई हुई और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई हुई, इनमें से बहुत लोगों के खिलाफ धारा 188, धारा 269, धारा 270, धारा 271 के तहत इनके खिलाफ केसेस दर्ज किए गए और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। धारा 128 है जो कहती है कि अगर जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक करते हैं, जब उसको, तब ऐसी आपदा के समय में अगर कोई सरकारी अधिकारी अगर आपको आदेश देता है और आप उस आदेश को नहीं मानते हैं तो आपके खिलाफ धारा 188 लगती है और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं। उसी तरीके से 269 धारा के तहत नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन, यानी जानबूझकर नहीं किया गया है लेकिन आपकी बेवकूफ़ी की वजह से, लापरवाही की वजह से आपने ऐसा काम किया जिसकी वजह से वायरस फैल सकता है। 270 जिसमें ये कहा जाता है कि जानबूझकर आपने ऐसी हरकत की जिसकी वजह से वायरस फैल सकता है और लोगों की जान को खतरा हो सकता है, और यही काम 271 के तहत भी होता है। इसके साथ साथ कुछ मामले में 120B यानी षड्यंत्र का भी केस दर्ज किया गया। षड्यंत्र का मतलब है कि जानबूझकर आपने कोरोना के वायरस को फैलने का षड्यंत्र रचा, ये एक केस बनाया गया। इस पर किसी को कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, ना इस पर किसी को सवाल खड़े करना चाहिए। जाहिर सी बात है, तबलीगी जमात इस देश का हिस्सा है, यहाँ का संविधान, यहाँ का कानून उनके ऊपर लागू होता है, और अगर वो ऐसी कोई हरकत करते जिसकी वजह से वायरस फैल सकता है, लोगों की जान को खतरा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी भी शख्स को 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जा सकता है या रखा नहीं जा सकता है। अगर आप पूरी दुनिया का उदाहरण ले लें तो कहीं भी 250 दिन से माफ करिएगा 50 दिन तक किसी को क्वारंटाइन में रखा नहीं जा सकता है। जो इसके जो साइंटिफिक रीजन है, जो वैज्ञानिक है कारण है, और जो ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की जो गाइडलाइन है वो स्पष्ट तौर पे कहती है कि चूंकि कोरोना के वायरस को इंक्यूबेट होने में, यानी उसके लक्षण को बाहर आने में 14 दिन का समय लगता है, इसलिए अमूमन अगर किसी के ऊपर शक होता है कि उसमें कोरोना के लक्षण हैं तो ऐसे शख्स को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है, यानी उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। और अगर इस दौरान अगर उसके अंदर कोरोना के लक्षण होंगे तो उभर के सामने आ जाएंगे और ये पता चल जाएगा मेडिकली कि दरअसल वो कोरोना से संक्रमित है। इसमें एक इनोवेशन किया, वो इनोवेशन किया केरला की सरकार ने। केरला की सरकार ने कहा कि 14 दिन की जगह 28 दिन हम क्वारंटाइन में रखते हैं। उन्होंने सक्सेसफुली 28 दिन क्वारंटाइन में रखा और 28 दिन के बाद लोगों को छोड़ दिया। लेकिन तबलीगी जमात के मामले में उत्तर प्रदेश के अंदर से जो खबर आई है वो इन लोगों को 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखा गया। तो 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखने का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, कोई मेडिकल कारण नहीं है, साइंटिफिक कारण नहीं। अब इस बारे में जब मेरठ के में जो 296 लोग थे वहां के CMO राजकुमार जी से पूछा गया कि भाई इनको 50 दिन तक क्वारंटाइन में क्यों रखा गया, तो उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है
वो इनको छोड़ने के लिए गाइडलाइंस की प्रतीक्षा कर रहा था। यह अपने आप में बहुत ही लोडेड स्टेटमेंट है। कायदे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी गाइडलाइंस की जरूरत नहीं है। गाइडलाइंस प्रोटोकॉल बिल्कुल स्पष्ट है, वो कागजों में लिखा हुआ है और जो मेरठ पे लागू होता है वही पूरे देश में लागू होता है। अगर किसी व्यक्ति पर कोरोना का संक्रमण की आशंका है या शंका है तो 14 दिन क्वारंटाइन में रख लीजिए। अगर 14 दिन में लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दीजिए। अगर नहीं तो आप उसको 14 दिन के बाद आप उनका टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट करने के बाद अगर नेगेटिव निकलता है तो उनको छोड़ दीजिए। और अगर आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेना है तो 28 दिन तक रख सकते हैं, जैसा कि केरला की सरकार ने किया, जैसा कि दुनिया के कुछ दूसरे मुल्कों में भी किया गया। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जब सीएमओ ये कहते हैं कि गाइडलाइंस की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब गाइडलाइंस पहले से थी तो किस गाइडलाइंस की प्रतीक्षा हो रही थी? इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि दरअसल किसी के आदेश पर इन लोगों को 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखा गया था। अब वो कौन सज्जन है इस बारे में जानकारी किसी के पास नहीं है। अब इसी से आप उसको जोड़कर देखिए कि जब तबलीगी जमात का सवाल खड़ा हुआ था और जब तबलीगी जमात का दानवीकरण किया गया और उसके बहाने मुस्लिम समुदाय को जब टारगेट किया गया था तो उसके पीछे एक खास तरीके की राजनीति की बू आ सकती है और ये मीडिया के तबके ने उस पर सक्रिय भूमिका निभाई। अब यहां पे सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यही पूर्वाग्रह, क्या वही राजनीति, क्या वही राजनीतिक ध्रुवीकरण की कोशिश इन लोगों को 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखने के लिए विवश करती है? अगर विवश करती है तो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है, वो ये कि 14 दिन से 21 दिन और 21 से 28 दिन तक तो आप क्वारंटाइन में रख सकते हैं और 28 दिन के बाद अगर आप क्वारंटाइन में रखते हैं, अगर उस शख्स के अंदर कोरोना के संक्रमण का कोई लक्षण नहीं मिलता है तो ये जो क्वारंटाइन में रखने की जो प्रक्रिया है 28 से 50 दिन के बीच में यानी 22 दिन, ये इलीगल कन्फाइनमेंट है। यानी ये कानूनी तौर पर गलत है, कानूनी तौर पर जो है इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और कानूनी तौर पर गलत है। और भारत का संविधान जो मौलिक अधिकारों की बात करता है उसमें आप किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बगैर 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अगर आप उसको 24 घंटे रखते हैं तो उसके अगर आप पकड़ते हैं किसी मामले में, किसी चीज में, या गिरफ्तार भी करते हैं या डिटेन करते हैं तो आपको अगले दिन अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा और वहां पे आपको सबूत देना पड़ेगा, ये तर्क बताना पड़ेगा क्यों इस शख्स को आपने गिरफ्तार किया है। और अगर आपका तर्क सही नहीं होगा तो अदालत आपको जमानत पर रिहा कर सकती है या अदालत आपको छोड़ने का आदेश दे सकती है। तो कानून यह कहता है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, किसी को डिटेन करते हैं, 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते। यहां 28 से 50 दिन तक यानी 22 दिन तक इलीगली कन्फाइन किया गया, इलीगल डिटेंशन का केस इसमें स्पष्ट तौर पर बनता है। ऐसे में जब चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब कहते हैं कि वो इंतजार कर रहे थे गाइडलाइंस का, तो इसका मतलब ये है कि किसी के कहने पर इन लोगों को वहां रखा गया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी इस बात की जानकारी मिल पाएगी किसके कहने पर रखा गया था? क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने पर रखा गया था? क्या वहां के पुलिस ऑफिसर के कहने पर रखा गया था? या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर की कोई अथॉरिटी थी जिसके कहने पर रखा गया था? क्यों रखा गया था? किस लिए रखा गया था? क्या इस बात का कोई सबूत था कि अगर ये लोग बाहर निकलेंगे तो इनकी वजह से कोरोना का संक्रमण फैलेगा? अगर ये नेगेटिव थे तो जाहिर सी बात है कि तबलीगी जमात के लोग कुछ भी कोशिश कर लेते, ये कोरोना संकट नहीं फैला सकते थे। कोरोना संकट तभी फैलता, इनकी वजह से फैलता जब ये संक्रमित होते या इनके अंदर कोरोना के लक्षण होते, क्योंकि वायरस का मामला है, ये किसी की इच्छा का सवाल नहीं कि मैं जाऊंगा और मैं कोरोना का संक्रमण फैला दूंगा। तो इन सब चीजों की वजह से एक बात बिल्कुल स्पष्ट नजर आती है कि ये उसी तरीके की स्थिति है और उसी तरफ इशारा करती है कि जिस तरीके से जब नागरिकता कानून को लेकर विरोध हुआ था तो बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी गिरफ्तारी का कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आ रहा था। तो क्या ये वही मानसिकता थी जिस मानसिकता ने इन लोगों को 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखा है? क्या इसका कोई जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार देगी? क्या कोई कारण बताएगी? क्या वो ये
बताने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी कानून की धारा थी जिसके तहत इनको 50 दिन तक क्वारंटाइन में रखा गया या 22 दिन इलीगली रखा गया। क्योंकि भारत का जो संविधान कहता है कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कानून बनाए जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उनमें तो आप लोगों को गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए बाध्य नहीं होते। अब 3 से 6 महीने तक आप बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए भी आप रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई सामान्य कानून है, और जिस तरीके के कानून की बात इसमें की गई है कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये वो कानून नहीं है जिसके तहत आप किसी भी व्यक्ति को 3 से 6 महीने तक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की तरह आप जेल में रख सकते हैं। इसका एक ही मकसद ये है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर प्रशासन ने कार्रवाई की है, और अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाई की है तो जाहिर सी बात है उन्होंने संविधान सम्मत काम नहीं किया है, उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। और अगर गैर कानूनी काम है तो फिर क्या ऐसी सरकार और ऐसी प्रशासन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? क्या अदालत से कोई इस तरीके का इंसाफ मिल सकता है? यह आज की तारीख पर सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।